हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे। मैं आपका तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेटा रिवाइज करवाने वाला हूँ इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही आसान सा आपके पास ये वाला स्टैंडर्ड है। एंड जो अगर मैं बोलूँ ना पेपर के अंदर बेटा इससे क्वेश्चन आपका 4 से 16 नंबर तक का बन जाता है। इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करने में सबसे कम समय लगता है। और पेपर के अंदर ना आपका जब क्वेश्चन आता है ना तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है। इसको कभी भी छोड़ना मत। ये वीडियो देखोगे आपका पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाएगा एंड आपके वो नंबर भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर में ना प्रैक्टिकल पार्ट ओरिएंटेड का हमारा क्वेश्चन आता है जो 4 से 16 नंबर तक का बनता है, जिसपे मैं अभी आता हूं आप लोगों के साथ में। हाउएवर कुछ स्टार्टिंग में 4-5 मिनट ना थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें करनी है ताकि बेस समझ आ जाए। उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बेटा बात आती है हमारे पास में स्टैंडर्ड का मेन रेलिवेंस क्या आता है। स्टैंडर्ड का मेन रेलिवेंस क्या आता है। नो, मैं बच्चों के साथ जनरली एग्जांपल लेके बात करता हूं। मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास कंपनी आईटीसी लिमिटेड, ठीक है ना। अब वो कंपनी बहुत सारी चीजें अपने पास बनाती है। चीज तो बहुत सारी, सिगरेट है, होटल्स का बिजनेस है, उनका फूड का भी, स्टेशनरी, पेपर, पैकेजिंग पे। आप रिलायंस को देखते हैं, उनके पास ऑयल है, गैस है, डिजिटल वगैरह काम है। नो, अगर मैं सब्सिडरीज को छोड़ दीजिए, एक बार आईटीसी लिमिटेड एज स्टैंड अलोन देखना, उनकी सब्सिडीज छोड़ दो, जिनके साथ वो कंसोलिडेशन करते हैं। उस केस में वो इतने सारे अपने पास में काम कर रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं। नो, वहां पर में जब उनकी जो बैलेंस शीट, पीएल वगैरह बन रहा है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह चीजें बन रही है, वो तो एक ही बन रहा है ना, वो तो एक ही बन रहा है। हाउएवर जो यूजर्स है वो जानना चाहेंगे ना कि पर्टिकुलरली जो ये अलग अलग अपने पास में टाइप ऑफ बिजनेसेस कर रहे हैं, भाई उनका कितना आपके पास रेवेन्यू था, कितने खर्चे थे, उनका कितना प्रॉफिट लॉस था, उनके वहां एसेट लायबिलिटीज कितने, ताकि वो सही तरीके से अपनी असेसमेंट कर सके, जो यूजर्स है वो जान पाए कंपनी के बारे में। तो सेम तरीके से रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, टाटा मोटर्स है, आपका सारी कंपनी। तो यहाँ पर क्या होता है, आप अलग अलग तरीकों में काम कर रहे हो, तो यूजर जानना चाहते हैं। तो इसी पे स्टैंडर्ड जो है ये बनाए। ये स्टैंडर्ड बेटा प्योरली डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सही तरीके से बेटर असेसमेंट कर सके अबाउट दी कंपनी, ठीक है ना। तो मैं अभी यहां पर मैं कुछ बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड सभी उन कंपनीज को लागू होता है, उन सभी कंपनीज को लागू होता है वाला स्टैंडर्ड जो है। जोन जोन सी भी कंपनीज आपके पास में आती है, जो हम बोलते हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द इंडेस एज पर दी कंपनीज एक्ट, तो उन सभी कंपनीज को ये वाला जो है आपके पास में इंडेस लागू होता है, ठीक है ना। यस सर। अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट में दोनों कंसोलिडेटेड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ रहे हैं, अब देखिए आपके पास अगर आपकी क्या है, अगर आपकी सब्सिडी है तो आप अपना स्टैंड अलोन भी बनाएंगे और आप सीएफएस भी बनाएंगे। हम सीएफएस सीखते भी अपने पास में, ठीक है ना। आगे जाके 110 वगैरह के आपके इंडेक्स आते हैं तो वहां सीखते भी है। तो उस केस में कहता है ये मैंडेटरी होगा, ये मैंडेटरी होगा कि आपको ये वाले जो स्टैंडर्ड ने डिस्क्लोजर बोला है करने को, रिपोर्टिंग करने को बोला है, वो आपको सीएफएस में करनी है। मतलब रिपोर्टिंग की कंपल्शन जो है वो आपको सीएफएस में, स्टैंड अलोन में आपके पास ऊपर है, मर्जी है, ऑप्शनल है, बट आपको सीएफएस में आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है इस स्टैंडर्ड की, जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के हमारे पास आने जा रही है। अब सबसे पहले सवाल उठता है भाई सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सेगमेंट यहाँ बोला गया है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो कहता है जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेशंस में है, सेगमेंट मतलब हिस्सा, टुकड़ा। जैसे मैंने बोला था सिगरेट है, फूड है, आपके पास हिंदुस्तान लीवर के आप ले लो, रिलायंस की ले लो, ऑयल है, गैस है, आपके पास अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो वहां पर में व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सेगमेंट में। तो कहता है ये होता है कंपोनेंट ऑफ एन, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, टुकड़ा, जो इंगेज है बिजनेस एक्टिविटी में जिससे रेवेन्यू भी कमाते हैं और खर्चे भी इनकर करते हैं। मतलब एक ऐसा हिस्सा है जो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है जिससे रेवेन्यू भी आ रहा है और खर्चे भी होते हैं, रेवेन्यू में आ रहा है, खर्च भी। अब इसमें हम वो वाले नहीं लेते जो सिर्फ कॉस्ट सेंटर हो रहे हैं, मतलब जिनसे रेवेन्यू आ रहा है, जिनसे रेवेन्यू कमाते हैं और खर्चे भी हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर जिसे रेगुलरली रिव्यू करा जाता है, ये वर्ड हम याद रखेंगे, कोशिश करेंगे, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। बिकॉज अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया तो ये वर्ड बहुत जरूरी है, दैट इज सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जिसे रिव्यू करता है, जिसे रेगुलरली रिव्यू करता है। तो वो अपने पास में रूटीन में ड्यूरिंग द ईयर बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो रिव्यू कर रहा है इन सेगमेंट्स को। कौन रिव्यू कर रहा है, सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ठीक है ना। अब ये जो सीओडीएम होता है ना बेटा, ये एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ लोग भी हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जो फैसले ले रहे हैं, ऑपरेशंस के लिए फैसले लेते हैं, जिनके ऊपर जिम्मा है फैसला लेने का, वो लोग आते हैं, ठीक है ना। अकेला भी हो सकता है। ऑफन सीओडीएम कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ या सीओओ। देखो सीएफओ नहीं होता बिकॉज वो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में डिसीजन मेकर है, तो सीईओ हो गया, सीईओ हो गया। बट ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, इकट्ठे में भी हो सकते हैं, अकेला भी हो सकता है, इकट्ठे में, जिसे यहाँ पे स्टैंडर्ड ने क्या नाम दिया, क्या डेजिग्नेशन दिया एक प्रकार से, सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ठीक है ना। एंड साथ में हमें बेटा स्टैंडर्ड के अंदर में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, हमें रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी किस चीज की, ऑब्वियसली उनके एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, वो भी बताऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है वो तभी दे पाओगे ना जब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
दैट इज एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस होंगे। तो 3 चीजें जो हमें याद रखनी है। ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा कंपोनेंट टुकड़ा जो आपका बिजनेस एक्टिविटी है, जिससे रेवेन्यू आप कमाते हो, खर्चे करते हो, जो रिव्यू कौन करता है? हमारा सीओडीएम, और जिसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बच्चों के साथ बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं कि AS 17 इंटर में करा जाता है सेगमेंट रिपोर्टिंग वर्सेज इंड AS 108। AS 17 में ना आप अपने पास पढ़ते थे, हम वहां पे क्लासिफिकेशन करते थे बिजनेस जोग्राफिकल सेगमेंट बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल है ऑपरेटिंग सेगमेंट, यहाँ पे सिंपल है ऑपरेटिंग सेगमेंट है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस जोग्राफिकल। इंड AS 108 फॉलो किसको करता है? मैनेजमेंट अप्रोच को, कि जिसे सीओडीएम रिव्यू करते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी में सीओडीएम रिव्यू करता है, सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा बिजनेस जोग्राफिकल करके ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, क्या नॉन रेवेन्यू अर्निंग सेगमेंट भी ऑपरेटिंग हो सकती है? भाई जो सेगमेंट रेवेन्यू नहीं कमा रही, हमने बोला ना रेवेन्यू कमाना है, अर्न रेवेन्यू, तो क्या वो भी हो सकता है? यस भाई, अभी आपने स्टार्टअप है तो अभी रेवेन्यू हम कमाना है, अभी खर्चा हम कर रहे हैं, बट रेवेन्यू आएगा कल को। रेवेन्यू, हाँ, जहां से कल को रेवेन्यू आना ही नहीं है, वो सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेंटर है, वो नहीं हो रहा। पर जहां अभी हम खर्चा करें, कर को रेवेन्यू आ सकता है, तो स्टार्टअप काइंड ऑफ हो गया, तो वो भी आपके पास ऑपरेटिंग सेगमेंट में कवर हो जाएगा, वो भी कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यस, नॉन रेवेन्यू सेगमेंट वाला भी हो सकता है, लाइक स्टार्टअप वगैरह के ऑपरेशन में भी ऑपरेटिंग सेगमेंट इवन रेवेन्यू कमाने से पहले। और एक छोटा सा पॉइंट और है, क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकते हैं? जिसे हमने मान लीजिए बंद कर दिया अपने पास में 3 महीने 4 महीने तो इस साल काम किया ना, लेट से, तो क्या वो भी हो सकता है? यस, अगर वो डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन वही लिखी है कि अगर वो बिजनेस एक्टिविटी में है, आपका रेगुलरली रिव्यू किया जाता है, डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो उतने पीरियड के लिए वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ठीक है। एक और चीज है, बिफोर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चले, बिकॉज प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है, पर मुझे बताना जरूरी। देखो, एग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल ऑपरेटिंग सेगमेंट कहता है आपकी बहुत सारी। अब ऐसे तो सीओडीएम जो रिव्यू करता है, अगर मैं बात करूं, लेट से आई टॉक अबाउट द आईटीसी ओनली, अब वो अपने पास में बेटा चिप्स बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, उस केस के अंदर अब चिप्स तो बहुत सारे फ्लेवर है आपके पास में, टोमेटो फ्लेवर भी है, मसाला फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर है। अब उसके अंदर वो तो रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं उन सबको, सीओडीएम तो रिव्यू कर रहे हैं, और वो पता कर रहे हैं भाई इस स्टेट में कहाँ पे क्या क्या इनकम आपके पास कमाई जा रही है, क्या क्या चीज वो रिव्यू कर रहे हैं। तो क्या वो सारे के सारे एक प्रकार से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो गए? आंसर इज यस, एक बार के लिए। भाई उस केस में तो आपका टोमेटो चिप्स भी आ जाएंगे, आपके पास में मसाला वाले भी आगे, सारे के सारे फ्लेवर वाले आगे। यहाँ पे इसीलिए स्टैंडर्ड हमें कहता है अगर ऐसे करने लोगे तो बहुत सारी हो जाएगी सेगमेंट्स। हो भाई 100, 200, 300, 500 हो जाएगी, वो रिव्यू तो ऐसे ही कर रहे हैं अपने पास में, तो सारी होगी स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो हमें सबकी इन्फॉर्मेशन कहता है रुको, कहता है उस केस में उसने हमें क्राइटेरिया दिया एग्रीगेशन का। कहता है जहां मल्टीपल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और वो एक जैसी लग रही है, वो एक जैसी के पीछे कुछ क्राइटेरिया देने जा रहा है, कहता है उन्हें इकट्ठा कर सकते हो, अपने पास एग्रीगेट कर सकते हो। तो जो आपके पास में है, आपकी मल्टीपल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है जो डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है, अब उनको हम एग्रीगेट कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, और उनको इकट्ठे करके अपने पास में आगे बताएंगे। तो कहते हैं 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एंटिटी को एग्रीगेट किया जा सकता है और उसे एक सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट मान सकते हैं अगर उनके सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रॉस मार्जिन वगैरह, जीपी वगैरह, एंड वो सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। तो जो नीचे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं 5, वो उसमें सिमिलर है, लाइक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, चिप्स तो बना रहे, वो चिप्स ही है ना सारे, टोमेटो फ्लेवर है, मसाला फ्लेवर जो भी है, तो वो सारे चिप्स ही है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस उनका सिमिलर है। अब मान लीजिए वो आपके मशीन पे ही बनते हैं, या मान लीजिए आपके में हैंडमेड ही बनाया जाता है, तो काइंड ऑफ उनका प्रोडक्शन प्रोसेस आपका बनाने का सेम है। टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट, मतलब उनके जो टाइप ऑफ कस्टमर सेम है। मान लीजिए हम फाइनल कंज्यूमर को देते हैं, या मान लीजिए हम तो अपने पास जो है B2B सेल करते हैं काइंड ऑफ, तो हमारे जो कस्टमर्स है वो आपके पास सेम है, ठीक है ना। फिर मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट दे, हमारा मेथड जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो अपने पास में सेम है, लाइक हम डायरेक्ट घर पे भिजवाते हैं, या हम थ्रू अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भेजते हैं, तो हमारे पास वो है, या कुछ जगह पे हम बोलते हैं ना आपके ऑनलाइन वगैरह में हम सेल कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ अपने पास में मेथड डिस्ट्रीब्यूशन का सेम है। एंड नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट, अगर ये 5 एस्पेक्ट्स में अगर हम बोल रहे हैं वो आपके पास में सिमिलर है, तो आप इकट्ठा कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। अब लेट से मैं कहता हूं हमारी 150 सेगमेंट थी जो हमारा सीओडीएम रिव्यू कर रहा था, हमने एग्रीगेशन का क्राइटेरिया लगाया तो 80 सेगमेंट्स बन के आ गए, तो मुझे तो एक तरीके से नाउ 80 सेगमेंट्स का इकट्ठे कर दी, 80 सेगमेंट्स का आप डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अभी तक जो बात करी, आंसर इज यस। अब वो कहता है यार सुनो जरा, कभी भी हम कोई भी मतलब कंपनी अपने पास काम कर रही है, ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर में रिपोर्टिंग करनी है, तो बेटा फिर भी ऐसा होता है कि आपके पास अगर मेरी मान लीजिए 80 सेगमेंट्स बनती है एग्रीगेशन की बात भी, वो सारी का थोड़ी ना मैं इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, सारी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। मान लो इस 80 में से ऐसा हो सकता है 20 ही मेरी इंपॉर्टेंट है, 60 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 60 इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यूजर को इंफॉर्मेशन देनी, वो यूजर किसके बारे में जानना चाहेगा? जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो अहम सेगमेंट है, विच आर मटेरियल सेगमेंट्स, वो उसके बारे में जानना चाहेगा। वो काफी होते हैं जो छोटी छोटी अभी अपने पास बहुत कम लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू कम है, उनके एसेट्स कम है,
तो इसीलिए हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट आता है जिससे हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होने विच इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, जिनके हम रिपोर्टिंग करेंगे, जिनका रिपोर्ट। तो मान लो जब मैं अभी क्राइटेरिया में सिखाऊंगा रिपोर्टेबल बनेगा कैसे, तो मान लो 80 में से क्राइटेरिया 20 ने फुलफिल किया तो 20 रिपोर्टेबल है, तो जो बाकी 60 है ना वो एक ही करके दिख जाएगी एज अदर सेगमेंट, तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी। सर अब हमारा जो मेन पार्ट है प्रैक्टिकल वो ये आता है उठ के, रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे जानेंगे जिनके अलग से रिपोर्टिंग करनी है, बाकी कौन सी हो जाएगी अदर सेगमेंट जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगी। तो दैट इज अवर मेन प्रैक्टिकल पार्ट विच इज कमिंग। तो वो कहता है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, पर्पस समझा पहले, अहम इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है, ठीक है ना। अब उसके बारे में बात करेंगे। कहता है ये वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है एंटिटी की जिसकी सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज सेपरेटली डिस्क्लोज, जिसके बारे में हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट कब बनेगी, अगर वो कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करेगी। तो हम यहाँ पे ना 3 टेस्ट लगाएंगे बेटा, जिन्हें क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो 3 टेस्ट है, अगर हमारी सेगमेंट ने कोई भी एक टेस्ट पास कर दिया, कोई भी एक टेस्ट पास कर दिया तो आप रिपोर्टेबल हो, तीनों नहीं कोई भी एक, क्या है कोई भी एक। तो आपके पास अलग अलग है, रेवेन्यू बेस है, रिजल्ट बेस है, एसेट बेस है, ठीक है ना, जिसे मैं आप लोगों के साथ में बेटा प्रैक्टिकली विद वैल्यूज भी समझाता हूँ। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ। पहला टेस्ट है हमारा रेवेन्यू का क्राइटेरिया, कौन सा रेवेन्यू का। अब रेवेन्यू जब हम एक ऑपरेटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू देख रहे हैं तो बेटा उसके रेवेन्यू में एक्सटर्नल भी आएगा जो वो बाहर लोगों को बेच रहा है, और इंटर सेगमेंट भी आएगा जो उसने एक सेगमेंट ने दूसरी सेगमेंट को दिया, एक सेगमेंट ने दूसरी सेगमेंट को दिया, ठीक है ना। अब लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ आईटीसी में पर्सनल केयर भी है और होटल बिजनेस भी है। अब पर्सनल केयर वाले जो शैम्पूज वगैरह मान लीजिए वो होटल्स वालों को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो पर्सनल केयर का जब मैं इंडिविजुअल बोलूंगा रेवेन्यू, तो उसके अंदर में जो वो बाहर लोगों को दे रहे वो भी आ रहा है, जो उन्होंने होटल्स वालों को दिया वो भी आएगा, तो उनके इंडिविजुअल के लिए तो दोनों आएंगे। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटर सेगमेंट होता है, तो 2 रेवेन्यू है, दोनों को लेना है एज अ सेगमेंट रेवेन्यू। तो हमारे पास ये क्वेश्चन वैल्यूज देगा, मान लीजिए सारे को दिया क्वेश्चन ने वैल्यूज, ये सारी दी। जब आपने क्राइटेरिया लगाना है यहाँ पे रेवेन्यू वाला टेस्ट, तो आपने क्या करना है टोटल करा, ये टोटल आ गया। इसके बाद हमारा जो परसेंटेज दी गई है ना, ये जानने के लिए कि रिपोर्टेबल है कि नहीं, हमारा क्राइटेरिया बेटा 10% का। हम बोलते हैं जिस भी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा ऑफ द टोटल सेगमेंट रेवेन्यू वो रिपोर्टेबल है। तो 10% कितना माना 400। तो जिस सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल में, टोटल दोनों को लेके 400 या उससे ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है ना, वो रिपोर्टेबल है। तो ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, बाकी 3 रिपोर्टेबल नहीं है। तो हमें क्या देखना है, 400 या उससे ज्यादा। तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, जिस सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या ज्यादा ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। सेगमेंट रेवेन्यू में एक्सटर्नल सेल जो आउटसाइडर दे रहा है, इंटर रेवेन्यू दोनों आना है, इंटर सेगमेंट, ठीक है ना। अगला टेस्ट बेटा हमारा आता है इसमें रिजल्ट वाला, विच इज प्रॉफिट लॉस क्राइटेरिया। प्रॉफिट लॉस में क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ सेगमेंट्स का प्रॉफिट है, कुछ सेगमेंट्स का लॉस है, तो आपको अलग से प्रॉफिट दिया होगा, अलग से लॉस दिया होगा। अब इसमें क्या करना है, नेटिंग नहीं करनी, सबसे पहले नेटिंग नहीं करनी, आपको प्रॉफिट का टोटल अलग करना होता है, लॉस का टोटल अलग करना है, और एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना है कि हायर कौन सा है, इग्नोरिंग द नेगेटिव। तो हायर कौन सा है, 600। अब आपने इस 600 का 10% करना है, नेटिंग नहीं करनी, बिकॉज नेटिंग करने से तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी ना, प्लीज समझो। और अगर आप आगे जाके नेगेटिव को इग्नोर नहीं करेंगे फिर तो लॉस वाली शायद बनी नहीं पाएगी। तो इसलिए यहाँ ना एब्सोल्यूट टर्म्स की बात हो रही है, नेगेटिव को इग्नोर करना है, ठीक है ना। तो हायर लेना है आपने, दोनों में से हायर 600 है और फिर 10% किया 60। अब जिस सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस 60 या उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल होगी, और एब्सोल्यूट टर्म में देखना, तो ये भी होगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये -65 वाला भी होगा, इग्नोरिंग नेगेटिव है, इग्नोरिंग नेगेटिव, ठीक है ना। तो रिपोर्टेबल कौन से, जिसकी वैल्यू 60 या उससे ज्यादा है। तो सेकंड टेस्ट क्या है, सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस 10% या ज्यादा ऑफ द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन एब्सोल्यूट अमाउंट। कंबाइंड रिजल्ट का मतलब कि हायर लेना है, प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज हायर का, ठीक है ना। और हायर चेक किस में हो रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में हो रहा है। और एक तीसरा टेस्ट है बेटा हमारे पास एसेट का क्राइटेरिया, जो हमने क्या करना है बेटा, सेगमेंट के एसेट्स लेने हैं, वो हमें क्वेश्चन देगा सेगमेंट के एसेट्स जो भी है। आपने क्या करना है, सिंपली वही 10% क्राइटेरिया लगाया, 10% उससे ज्यादा 400 है, तो आपने क्या करना है, जिसकी वैल्यू 400 उससे ज्यादा है, ये दोनों आपकी रिपोर्टेबल होगी, ये दोनों रिपोर्टेबल होगी, ठीक है ना, ये दोनों रिपोर्टेबल हो जाएगी। तो सेगमेंट 10% या उससे ज्यादा ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट। 3 टेस्ट है, रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट। कुछ बातें मुझे और बतानी है। अब सबसे पहले, क्या जिन सेगमेंट्स ने तीनों टेस्ट पास किए वो रिपोर्टेबल है, नहीं, कोई भी एक फुलफिल कर दिया तो वो रिपोर्टेबल है। तो जैसे पहले टेस्ट में कौन कौन सी थी, बी सी डी थी, तो वो तो आई गई। बी सी डी के अलावा बेटा आपके पास में ई भी आ गई, तो ये बी सी डी ई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन जाएगी। कोई भी एक टेस्ट फुलफिल कर दिया तो वो रिपोर्टेबल है, ओके।
पेपर में जब भी सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने देखा है ICA आपके पास क्या करता है बेटा फाइनल ईयर में, वो कहता है बच्चों को कि तुम्हें अपना समय थोड़ा सा और लगाना है पेपर में, तुम्हें ना परसेंटेज दिखाने। हमने बोला ना सीधा आप 10% उससे ज्यादा देखो, तो आप सीधा अपने पास क्या बोला 10% ज्यादा देखोगे तो वो रिपोर्टेबल, आप 400 उससे ज्यादा सीधा चेक हो रहा है भाई कौन सी रिपोर्टेबल है नहीं है, आप यस नो लिख दोगे, टिक क्रॉस कर दोगे। इंस्टीट्यूट कहता नहीं, हमने परसेंटेज निकाल के दिखानी है। परसेंट कैसे निकलेगी, सेगमेंट एसेट्स इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल करना है, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल 4000, तो परसेंटेज निकालनी है और अब परसेंटेज देखनी है जिसकी 10% ज्यादा है। आप परसेंट लगा के वैल्यू पेपर में कैसे करना है, परसेंटेज निकालनी है, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल जो है, फिर वो परसेंटेज जो आएगी वो परसेंट अगर 10 या उससे ज्यादा है तो रिपोर्टेबल है, वरना नहीं है। तो जैसे इनकी आपके पास में रिपोर्ट है, ये वाली सॉरी ये 7.5 था और ये दोनों रिपोर्टेबल है, ठीक है ना। तो आपने परसेंटेज निकाल के दिखाने एग्जामिनेशन में, प्लीज इंस्टीट्यूट इसके एक प्रकार से फाइनल लेवल पे मार्क्स रख रहा होता है अलग से, ठीक है ना। तो मेक श्योर परसेंटेज वो तीनों में लगाना होगा, सिर्फ एसेट में नहीं बोल रहा, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तीनों में लगाना है। अच्छा ये आप कर लेंगे, क्वेश्चन भी अभी दिखा दूंगा और रिपोर्टेबल बता दिया। एक टेस्ट और है, एक टेस्ट है, टेस्ट तो हो गए, पता तो चल गया रिपोर्ट नहीं, कहते एक काम और करना है, कहता आपने तीनों टेस्ट से पता किया कि कौन सी रिपोर्टेबल है, हाँ जी, कहते उसके बाद एक चीज चेक करनी है, एक चीज चेक करनी है, आपका एक और टेस्ट आता है ओवरऑल टेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जो कहता है एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अगर 75% से कम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू देन सिलेक्ट एडिशनल सेगमेंट्स एज रिपोर्टेबल। ये क्या इंग्लिश बोल गया बेटा, समझो आपने अपने ये 3 टेस्ट लगाए, 3 क्राइटेरिया लगाए, उससे पता किया कौन सी रिपोर्टेबल है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन सारी का जो रिपोर्टेबल है इनके सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू को देखना है, इसको देखना है एक्सटर्नल रेवेन्यू को, तो ये इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू है, और इसे देखना है कि ये हमारा जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू था क्या ये इसके 75% को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कम से कम जब हम अपनी सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिस्क्लोजर करें तो उतनी सेगमेंट्स तो कम से कम रिपोर्टेबल होना कि जिनको अगर मैं टोटल करूं, जिन सेगमेंट्स के एक्सटर्नल रेवेन्यू करूं वो कम से कम मेरे पूरे बिजनेस के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% तो स्प्लिट होकर दिख जाए यूजर्स को, मतलब यूजर्स को एटलीस्ट मैं उतनी सेगमेंट्स के बारे में तो तोड़ तोड़ के अलग से बता दूं, उनका इंफॉर्मेशन तो दे दूं जो कम से कम टोटल धंधे की रेवेन्यू जो आ रहा है उसका 75% स्प्लिट होकर दिख जाए किन किन सेगमेंट्स का है। तो इसलिए टेस्ट डाला गया। तो आपने क्या करना है, ओवरऑल टेस्ट लगाना है 75% एक्सटर्नल क्रेडिट आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट्स की बात क्वांटिटेटिव। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट से 4 थी, इनका अपने आप में बन रहा था 2600, टोटल एक्सटर्नल है 3000। इस टेस्ट में एक्सटर्नल रेवेन्यू है, टोटल नहीं है कि इंटरनल है, वो इंडिविजुअल में था, यहाँ बार बार इसलिए एक्सटर्नल बोल रहा हूँ, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 3000 का 75% देखेंगे बना 2250। अब हमें देखना है अगर ये जो वैल्यू है क्या ये इससे ज्यादा है कि कम है। इस केस के अंदर ये वाली वैल्यू 2600 ही जो है ये ऑटोमेटिकली 2250 से ज्यादा है, तो मेरा स्प्लिट होके ही इनका दिख रहा है, पता चल रहा है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा ये वाली वैल्यू अगर टोटल में 2100 होती लेट से, तो मुझे और सेगमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, चाहे उन्होंने लिमिट से फुल, बट मुझे और को सिलेक्ट करना पड़ता। तो अगर टोटल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट जो एक्सटर्नल रेवेन्यू अगर 2250 से कम होता तो एडिशनल सेगमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है एज रिपोर्टेबल। ये क्यों आ रहा है उसके पीछे का कारण बता दिया ताकि यूजर्स को एटलीस्ट पता चल जाए कि टोटल बिजनेस की जो 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाली सेगमेंट्स है उनका इंफॉर्मेशन अलग से आ जाए, बाकी चाहे रेवेन्यू में चली जाए। यहाँ तो पहली लिमिट फुलफिल हो रही है, यहाँ तो पहले ही जाता है, या तो आप इसकी परसेंटेज निकाल लो 75 से ज्यादा है, या आप 75% करके चेक कर लो और फिर बता दो आपके पास मीट हो रहा है कि नहीं, और फिर बोल देंगे सिलेक्ट फर्दर सेगमेंट्स अगर नहीं हो रहा, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा एक दो चीज़ और है, अगर एंटिटी किसी और सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाना चाहती है बेटा जिसने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो कर सकते हैं। देखो अपनी मर्जी, आप किसी एक्स्ट्रा करना चाहते कर लो, जो मीट हो रही थी उनको तो करना ही करना है, अपनी मर्जी से किसी और को दिखाना चाहते हो दिखा दो भाई। सेगमेंट चाहती है तो मेरे बहुत दिल के करीब सेगमेंट है, पता है, मैनेजमेंट चाहती है तो बहुत करीब है भाई, दिखाओ, फिर क्या दिक्कत है। सारी रिमेनिंग सेगमेंट जो रिपोर्टेबल नहीं थी उन्हें कंबाइन करके अदर सेगमेंट्स के टाइम पे दिखा देंगे, वो मैं आपको रिपोर्ट बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी के लिए इसी से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो मैंने अभी आपको सिखाया। एक जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे एमटीबी में पेपर में भी 6 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आया था, यहाँ क्या बस रेवेन्यू दिया एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू, 4 सेगमेंट से आपने जब क्राइटेरिया लगाना है, देखो जब कोई एक ही इंफॉर्मेशन देगा ना तो वही टेस्ट लगा सकते हो, बट ऑब्वियस तो इस केस में क्या है सिर्फ रेवेन्यू दिया है, तो जब रेवेन्यू दिया है तो आपको टोटल देखा 1 करोड़ है, ठीक है जी, टोटल 1 करोड़ है, आपने इंडिविजुअली ऐड करके दिखा दिया। अब परसेंटेज निकाल के दिखाना, पेपर में हमेशा परसेंटेज, तो इंडिविजुअल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू इंटू 100, तो आप देखेंगे ये परसेंटेज बना 30%, ये 6.5, ये 9.5, ये 54। तो कौन कौन सी रिपोर्टेबल है जिसकी परसेंटेज 10% या ज़्यादा है। आप इसका 10% भी करोगे तो वो 10 लाख ही आता, तो उससे भी सिर्फ ये और यही रिपोर्टेबल हो रही है।
बट हमें परसेंटेज निकाल के दिखाना है और परसेंटेज जिसकी 10% है उससे ज़्यादा है। तो ये दोनों रिपोर्टेबल है, ए और डी। नाउ इसके बाद एक्सटर्नल रेवेन्यू का टेस्ट भी लगाना है। मुझे बताओ एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल कितना है, 50 लाख। इन दोनों का ए और डी का कितना बनता है, 35 लाख। तो 35 लाख इन दोनों का बनता है, ए और डी का, पर टोटल 50 लाख था एक्सटर्नल रेवेन्यू, उसका 75% बना 3750। अब यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो गया, क्यों? मतलब ओवरऑल टेस्ट मीट नहीं हो पाया ना, क्योंकि हमें उतनी सेगमेंट्स कम से कम दिखानी है, हमें उतनी सेगमेंट्स कम से कम दिखानी है जो 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू का आपके पास क्राइटेरिया मीट कर जाए। पर यहाँ पे जो दो सेगमेंट्स है उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू इतनी है, पर कम से कम इतनी दिखनी चाहिए। तो हम क्या सिंपल बोलेंगे, सिंस एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल का कम है 75% से, तो आप फर्दर सेगमेंट सिलेक्ट करो एज रिपोर्टेबल, फर्दर को सिलेक्ट करो। अब ये कोई भी कर सकते हो, मर्जी है। देखो डिफरेंस कितने का है, 2.5 लाख का। अब इन दोनों में देखोगे बी और सी में किसी को भी लोगे आ जाएगा। देखो उसने नीचे वैसे बोला था सेगमेंट्स एक न्यू बिजनेस है, एक्सपेक्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे आने वाले टाइम में। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपने पास लिख सकते हो, चाहे बी को कर लो चाहे सी को कर लो। तो इधर बी कैन बी मेड रिपोर्टेबल और ऑल्टरनेटिवली सी कैन बी मेड रिपोर्टेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं अगर बोलता कि बी का मान लो 1 लाख ही होता और बी से ना बनता, फिर बोलता सिर्फ सी को कर लो, ठीक है ना। तो वो किसी को भी, हम ये नहीं बोल रहे कि जिसका हायर है वैल्यू, जिसके करने से वो क्राइटेरिया मीट हो जाएगा वो बोल देंगे, या हो सकता है दोनों को करके ही होता लेट से, तो आपके पास हो रहा होता, तो वो चीज भी आपका बोली जाती है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, इन्हें एक पर हम लिख देंगे हाँ भाई ऐड कर लो, इनको ऐड करके आपका रिपोर्टेबल और बनानी पड़ेगी, और बनानी पड़ेगी, क्योंकि 75% थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा। अगला, ये क्वेश्चन मेरा पेपर में भी आया था और आरटी में 5 मार्क्स का, ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस वाला टेस्ट है ना। इसमें क्या हो रहा है, देखो 3 सेगमेंट्स का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अलग लिखना है, 2 का लॉस है, लॉस अलग लिखना है, नेटिंग नहीं करनी। प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म्स 8280। अगर आप इसका 10% करेंगे वैसे तो 828 बनेगा, जिससे ये आपकी रिपोर्टेबल बन जाएगी, ठीक है ना। बट हमें परसेंटेज निकाल के देना। परसेंटेज कैसे निकलेगी, इंडिविजुअल सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस जो भी है डिवाइड बाय 8280 जो हायर आया था, तो वो परसेंटेज आप निकालेंगे। तो जिस की परसेंटेज 10% ज़्यादा वो रिपोर्टेबल होगी, तो सारी रिपोर्टेबल हो जाएगी। ये नहीं है इस केस में, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हायर नेगेटिव वाला है, तो ये परसेंटेज 100% नहीं बनेगी, क्योंकि लॉस वाली भी तो है। प्लीज समझना, यहाँ पे परसेंटेज 100 नहीं बनेगी। बच्चों को लगता है 100 नहीं चाहिए, वो रेवेन्यू वाले में पॉसिबल है, एसेट वाले में पॉसिबल है, यहाँ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अब प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हो रहा है और एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहे थे, तो सिर्फ वो परसेंटेज 100 नहीं बनेगी, वो अलग ही चली जाएगी आपके पास। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास में मैच करेगी। बस आपने क्या करना है, दोनों में से जो हायर था एब्सोल्यूट टर्म्स में, इंडिविजुअल वैल्यू को कंपेयर करना है विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव। अगर वो 10% है उससे ज्यादा है तो रिपोर्टेबल है। परसेंटेज निकाल के दिखानी है एग्जाम में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ 75% क्राइटेरिया टेस्ट ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू नहीं दे रहा ना, तुम्हारे लिए बस ये रिपोर्टेबल है बोल देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये आरटीपी में बेटा एमटीबी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें वैसे जो मैंने आपको पूरा सिखाया था, अब यहाँ ना रेवेन्यूज भी दे रहे, एक्सटर्नल इंटर सेगमेंट, रिजल्ट भी दे रहा है और एसेट भी दे रहा है। बोल रहा है कौन सी सेगमेंट रिपोर्टेबल है, तो पहले रेवेन्यू का टेस्ट लगा दो, तो ये सेल वाला है, या इकट्ठे करके लगाएंगे गैस, तो बेटा हमने इकट्ठे करना है, हमने दोनों लेने हैं, एक्सटर्नल और इंटर सेगमेंट दोनों लेने हैं। अब आप क्या करेंगे, 600 है, परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज इंडिविजुअल सेगमेंट से डिवाइड बाय टोटल सेल, तो जिसकी परसेंटेज 10% ज़्यादा वो रिपोर्टेबल होगी। तो ये आपके दोनों ही बस रिपोर्टेबल, बाकी सबकी परसेंटेज 10 से कम है। आप अगर 10% भी करेंगे तो 60 बनेगा ना, तो भाई वही बात आ रही है ना, 60 की वैल्यू बस इन दोनों की है, 60 या ज़्यादा, बाकी नहीं है। फिर रिजल्ट में देखेंगे, रिजल्ट में क्या करना है सर, प्रॉफिट का टोटल अलग है, लॉस का आपके पास अलग है। हायर क्या है आपके पास में 100, अब यहाँ लॉस वाला हायर है, मैंने क्या बोला था, हमें अपने पास में एब्सोल्यूट टर्म में देखना है। अब क्या करना है, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 × 100, तो ये परसेंटेज आगे निकल गई। किसकी परसेंटेज 10 से उससे ज़्यादा है, ये और ये दोनों रिपोर्टेबल है। फिर एसेट वाला आ गया, तो एसेट दे रखे थे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका टोटल क्या 100 है, तो ये परसेंटेज निकल के आ गई। इसमें कौन कौन सी होगी बेटा, ये 3 रिपोर्टेबल है, बाकी रिपोर्टेबल नहीं है। तीनों किसने पूरी करी वो देख लो, तीनों जो पूरी करी वो इन 4 ने पूरी करी, एबीसीडी ने। आप देखोगे तो एबीसीडी आ जाएगा, क्योंकि ए और बी ने यहाँ करा, फिर सी ने यहाँ कर दिया और डी ने यहाँ कर दिया, तो एबीसीडी हो गई। तो ये 4 रिपोर्टेबल। अब कौन सा करना है, एक्सटर्नल रेवेन्यू। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, देखो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है आपके पास में जो यहाँ किया था 405 का 75% बेटा बनता है 303.75। पर जो ये 4 है इनका चारों का कितना बनता है वो देख लो, एबीसीडी का, ये चारों का बनता है ये, तो ये चारों का टोटल किया
तो 280 बना, मीट नहीं हो रहा टेस्ट, क्योंकि ये वैल्यू कम से कम 303.75 से ज़्यादा हो, तो हमें और सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो क्वेश्चन कम कौन सी, देखो डिफरेंस आपको ऑलमोस्ट 23.75 का है मीट करने के लिए। तो उसके लिए ABCD तो ऑलरेडी आई चुकी थी, ABCD तो ऑलरेडी आई चुकी थी। अब मैं इन चारों में से किसको लूं, तो मेरे ना ई बोलता ठीक नहीं लगता, क्योंकि ई का तो खुद का 15 ही है, इसके बाद ऐड करने के बाद भी मीट नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एफ को कर लो, जी को कर लो, या एच को कर लो, एफ को, जी को, एच। तो हम नीचे ये लिख देते हैं भाई इधर एफ जी एच। देखो स्टैंडर्ड ये नहीं बोलता, स्टैंडर्ड तो सिंपल बोलता है, अगर नहीं मीट हो रहा सिलेक्ट फर्दर सेगमेंट्स, सिलेक्ट फर्दर। तो हम अपनी तरफ से तो बोल सकते ना कोई भी ले लो इन तीनों में, ई को करने से होगा नहीं ना, तो करके हमें वो क्राइटेरिया मीट करना है ना। तो वो डिफरेंस इतना है कि जिससे ई को लेके नहीं होता, इसलिए नाम ही क्या लिया, एफ जी एच लिया, नाम ही एफ जी एच बोल दिया, ई को नहीं, क्योंकि ई को लोगे तो एक और लेनी पड़ेगी, फिर आपको दो लेनी पड़ेगी, कल ई से नहीं होगा। फिर ई एंड एफ, ई एंड जी, ई एंड एच ऐसे होगा, या अकेला एफ जी एच सी हो रहा है, तो इसलिए हमने वो लिख दिया, ठीक है। नाउ कम्स अगला प्रकार का क्वेश्चन बेटा। अब आते हैं हमारे दो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, विच आर अबाउट जो एक्चुअल सेगमेंट रिपोर्ट बनता है। एक्चुअल में सेगमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, हमारी डिटेल में रिपोर्ट बननी है, ठीक है ना, रिपोर्टेबल सेगमेंट, अदर सेगमेंट करके जो भी। अब इसमें हमें जैसे इन्फॉर्मेशन देते ना वैसे प्रेजेंट करते रहते हैं, एक बार के लिए आपको पता चल जाएगा कैसे बनाई जा रही है। मैंने ना वैसे पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि हमें क्या क्या बताना है, जो डिस्क्लोजर देना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो भी सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है ए बी, अब मान लीजिए ये हमारे पास रिपोर्टेबल और अदर सेगमेंट्स है, तो ये रिपोर्टेबल थी जिन्होंने मीट करे थे थ्रेशोल्ड, और बाकी सारी अदर होगी, टोटल आ जाता है। तो हमें वो चीज़ें बताते जानी। अभी मैं इस आपके पास फॉर्मेट को भी गो थ्रू करा दूंगा, बट मैं पहले क्वेश्चन से कराता हूँ, फिर मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, तो थोड़ा क्वेश्चन से ही आपके पास ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ये पेपर में देखो 10 का भी आया हुआ है, 8 का भी आया हुआ है, 16 का भी ऐसा ही आया हुआ है, यही 8, यही 10, यही 16 का, ठीक है ना, बोनस मार्क्स है पूरे। एक्स लिमिटेड ऑपरेट करता है कोटिंग इंडस्ट्री में, उसकी सेगमेंट्स क्या बेटा कंप्राइज कर रही है, कोटिंग और एक अदर्स, तो दो है, एक कोटिंग और एक अदर्स है। इन्फॉर्मेशन दे रखे है उसकी इस साल की, वो वैल्यूज इन लैक्स है, सेगमेंट दोनों का दे रखा है, ठीक है ना, ये वैल्यूज तो इन लैक्स है बेटा, नीचे वाली वैल्यूज ना डायरेक्ट है, तो इसलिए आपको दिखेगा ये ना मैंने 5 जीरोस काटी भी हर में से, क्योंकि हम सारी इन लैक्स लेके आएंगे, एक यूनिफॉर्मिटी रखेंगे ना। तो हमसे बोल रहे हैं कैसे डिस्क्लोज करोगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टेबल सेगमेंट, रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटीज वगैरह सब चीजें बतानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम बताते हैं सेगमेंट का रेवेन्यू, सबसे पहले क्या बताते हैं सेगमेंट का रेवेन्यू, जो रेवेन्यू बताना है सेगमेंट रिपोर्ट में, तो हमने क्या बनाते हैं कोटिंग अदर्स टोटल आ जाएगा, वैल्यूज इन लैक्स है, ठीक है। तो रेवेन्यू सबसे पहले आ रहा है। अब रेवेन्यू में हमें कैसे दे रहा है, देखो रेवेन्यू में हमें क्या दे रहा है, सबसे पहले एक्सटर्नल रेवेन्यू दे रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी। देखो इंटर सेगमेंट होगा तो वो भी आता है एक बार के लिए, पर यहाँ दे ही सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटर सेगमेंट है ही नहीं ना, मान लो इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 2,70,000, तो ये दोनों डल गए 2,70,000। जीएसटी इंक्लूडिंग था तो जीएसटी ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, वो तो गवर्नमेंट को पेबल है, वो इंक्लूडिंग जीएसटी में से जीएसटी माइनस हो गया, तो ये रेवेन्यू नेट हो गया आफ्टर जीएसटी। टोटल वाले में करते जाना टोटल। फिर उसने मुझे कुछ अदर ऑपरेटिंग इनकम भी दी है, तो अदर ऑपरेटिंग इनकम भी अलग से ऐड हो जाएगी, दे रहा है तो अलग से आ जाएगी, नहीं देता तो ना डालते, सिंपल सी बात है। आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन दी वैसे वैसे डाल देंगे। जीएसटी ना देता ना दिखाता, इंक्लूडिंग जीएसटी और जीएसटी वो डायरेक्ट ही हो सकता था, इंटर सेगमेंट देता हूँ मैं एक बार ऐड कर देता, ठीक है ना, अदर ऑपरेटिंग इनकम दे दिया मैंने अलग से दिखा दिया, ठीक है। फिर अगला आता है बेटा आपके पास रेवेन्यू के बाद रिजल्ट। रिजल्ट मतलब जो प्रॉफिट लॉस है। अभी देखो ना ये चार चीजें मेरे पास हो चुकी है, अब आपका रिजल्ट आ रहा है, जैसे रिजल्ट में कितना कितना 10,000 और 4,000, तो बेटा 10,000 और 4,000 आ जाएगा, 14 हो गया रिजल्ट। अब इसमें अगर आप नीचे देखोगे ना कुछ पॉइंट्स दे रहा है, जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखा था अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस, जो इनकम एलोकेट नहीं कर पाए। क्योंकि बात समझिए, हम जब निकालते हैं ना रिजल्ट वगैरह, तो उसमें हम जब सेगमेंट का रेवेन्यू वगैरह लेते हैं तो बेटा सिर्फ ऑपरेटिंग रेवेन्यू वगैरह लेते हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग आपके पास जो इनकम, जो खर्चे वगैरह है वो पार्ट नहीं आ रहे ना उसके रेवेन्यू में, खर्चों में। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो अनएलोकेटेड वाले, जो ने आप बांट नहीं पाए, एलोकेट नहीं कर पाए, जो अनएलोकेटेड चीज़ है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है ना वो सीधा आपकी डायरेक्ट मेन कॉलम में ही चली जाएगी। ये हम क्यों करते हैं बेटा, ये इसलिए करते हैं क्योंकि सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस इन टोटलिटी मे नॉट बी द टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव नॉट बीन कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस, लाइक अनएलोकेटेड जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम्स आ रही है, फाइनेंशियल नेचर की जो इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा आ रहा है, तो वो चीज़ें नहीं आती। तो आपका इसकी वजह से क्या है, जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आ रहा है उस सेगमेंट का,
वो जो है टोटल एंटिटी के प्रॉफिट लॉस से मैच नहीं करेगा, जो पीएनएल में आप दिखा रहे हो एज अ कंबाइंड। तो इसलिए हम उस चीज को दिखाते हैं ताकि वो मैच कर पाए, रिकनसाइल हो पाए। तो वो अनएलोकेटेड वाले कॉलम आ जाए। तो अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंस ने दिया, तो इनकम दे रहे हैं नेट ऑफ एक्सपेंस, तो प्लस होगा। वो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्सेप्शनल, क्योंकि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का खर्चा आ गया 2000, तो ये भी मैंने डाल दिया, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का खर्चा माइनस हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम आ गया। एक्सेप्शनल आइटम कोई है नहीं, तो ये ना भी दिखाते चलता। फिर उसने मुझे क्या दिया, फिर उसने मुझे बेटा यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हो गए, इनकम टैक्स का खर्चा दिया 2000, पर उसमें भी करंट टैक्स जो दे रहा है वो 1950, डेफर टैक्स आपका 50 है। तो इंडेक्स 12 के हिसाब से हमने जो है डेफर टैक्स वगैरह निकालना सीखते हैं, तो ये दोनों दे दिए, तो ये दोनों माइनस कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये टैक्स एक्सपेंस आ गया, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, और ये आ गया। अब ये वैल्यू ऑब्वियसली हमारे किससे मैच कर जाएगी, जो हमारा पीएनएल में दिख रहा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये इसलिए आपके पास करके दिखा दो। ऐसे ही फिर क्या आएंगे अब एसेट लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज में क्या एसेट्स, अब सबसे पहले एसेट्स का डाटा दे रहा है। एसेट्स ये इंडिविजुअली 50,000 और 30,000, तो ये हमने इंडिविजुअली डाल दिया 50 और 30 जो भी एसेट्स है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे एसेट्स जो आपके पास में अनएलोकेटेड है, लाइक अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000, और अदर एसेट्स है 10,000, दोनों 10,000 है। तो ये आगे अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स, तो टोटल में ऐड करके दिखा दिया। ये आपके पास टोटल वाले कॉलम में आ जाएंगे, अनएलोकेटेड है, अदर एसेट्स है, ठीक है ना। फिर आपके पास लायबिलिटीज आ रही है। नौ लायबिलिटीज में इंडिविजुअल लायबिलिटीज कितनी है 30,000 10,000, तो वो दिखा दी 30,000 10,000। फिर हमें नीचे दे रहा है अनएलोकेटेड लायबिलिटीज, रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल, कितनी कितनी है 20,000 30,000 10,000, क्योंकि लैक्स में लेके आगे ना 5 5 जीरो हटा दी। तो अनएलोकेटेड लायबिलिटीज दिखा दी, रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस दिखा दिया, ताकि टोटल आ गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, ठीक है ना। वो जैसे इन्फॉर्मेशन थी हमने वहां पे प्रेजेंट कर दिया। तो एक एसेट का बना लिया, एक लायबिलिटीज इक्विटी का बना लिया, एक आपका रेवेन्यू का था, एक रिजल्ट का था, एक एसेट लायबिलिटी का। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वैसे वैसे एक दो बार अपने पास देखो, एक बार देख रहे हो, एक बार हाथ से प्रैक्टिस करके देखोगे, काम बन जाएगा। क्वेश्चन जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर और क्या बताना होता है सर, डेप्रीसिएशन का खर्चा दोनों का दिया, कोटिंग एंड अदर्स का कितना कितना वो दिखा दिया, और एक कैपिटल खर्चा दोनों का बता रहा है, कोटिंग एंड अदर्स का इतना था। तो ये क्या करना है हमने, आपके पास में अदर्स में दिखा देंगे डेप्शन का कितना कितना, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैपिटल खर्चा कितना कितना इंकर किया, तो वो दिखा दिया जैसे उसने बताया। एक चीज और आती है, ये हमने अपने सेगमेंट का दिया। एक चीज और होती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, दैट इज आप देखेंगे ना, हमें ज्योग्राफिकल वाइज देना होता है। अब यहाँ पे ना क्या दे रहा है, रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया कितना हुआ 62,000, और सेगमेंट एसेट आउटसाइड इंडिया कितना 10,000। तो हम अब ज्योग्राफिकल वाइज देने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम क्या बताते हैं, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया और टोटल। मुझे बताओ एज अ टोटल तो सेम होगा ना पूरी कंपनी का, आप इंडिया में बेच रहे हो, इंडिया के बाहर बेच रहे हो, या आप प्रोडक्ट वाइज दिखा रहे थे, बिजनेस वाइज जो दिखा रहे थे। तो मेरे पास आप ध्यान से सुनना, इसमें पहले ना टोटल की वैल्यूज डाल दो। 317 कैसे आया, जो आपका टोटल रेवेन्यू था 317 पूरी एंटिटी का, वो ही टोटल में डाल दिया। सेगमेंट एसेट्स कितने 1 लाख, ये 1 लाख है टोटल वाले, और कैपिटल खर्चा कितना है 7,000। तो तीन चीजें इसमें दिखाते हैं हम लोग, रेवेन्यू, एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीन चीजें। अच्छा, अब आपके पास उसने क्या दिया हमें क्वेश्चन में, उसने हमें दिया रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया कितना है 62,000। तो आप क्या करेंगे, रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया लिख दिया आपने 62,000। तो अब इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना। टोटल आपको पता है, आउटसाइड इंडिया डालोगे तो विद इन इंडिया आ गया ना। सेम तरीके से एसेट, एसेट उसने आउटसाइड इंडिया दे दिए 10,000, तो आपको टोटल पता है 1 लाख, आउटसाइड इंडिया डाला तो बाकी आपका विद इन इंडिया आ गया। और कैपिटल खर्चे का कुछ नहीं बताया, तो ये कैपिटल खर्चा जो टोटल था हमने मान लिया सारा विद इन इंडिया। अब ये असम्पशन लिया हमने, एज्यूम्ड एंटायर विद इन इंडिया, एज्यूम्ड एंटायर विद इन। अब ये असम्पशन आप आउटसाइड इंडिया ले सकते हो, विद इन इंडिया भाई हमने वो ले लिया, क्योंकि मेजरली एसेट भी आपके कहाँ पे इंडिया में है, तो हमने वहीं का मान लिया कि इस साल में। देखो ये एसेट होते हैं एज ऑन डेट, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, ये इस साल कितना कैपिटल खर्चा किया, मतलब इस साल कितने आपने खरीदे कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना, ये वो है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, विच इज अबाउट जो आपकी सेगमेंट रिपोर्ट बनती है, जिसमें डिस्क्लोजर में क्या क्या आ रहा है, रेवेन्यू जैसे इन्फॉर्मेशन मिला, सेगमेंट रेवेन्यू दिखाया, क्योंकि इंक्लूडिंग जीएसटी था, जीएसटी माइनस कर दिया, अदर ऑपरेटिंग दिखा रहा था। इंटर सेगमेंट होगा, मैं अगले क्वेश्चन में दिखा दूंगा कैसे दिखाना है। रिजल्ट आया, अनएलोकेटेड कोई चीज है, इनकम है तो ऐड, खर्चे तो माइनस। प्रॉफिट बिफोर आपके पास दे रखा है उसने, इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट का खर्चा दिया माइनस हो गया, टैक्स दिया वो माइनस हो गया। फिर आपका एसेट लायबिलिटी, जो इंडिविजुअल एसेट्स है सेगमेंट के वो दे दिया, अनएलोकेटेड दे रहा है कोई आपके पास में, अदर एसेट्स वगैरह दे रहा है, वो टोटल कॉलम में आ जाएंगे। ऐसे इक्विटी लायबिलिटीज आ गई आपके पास, अनएलोकेटेड वाले शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आ गया। अदर्स में डेप्शन का खर्चा वो अलग से क्वेश्चन दे रहा था, कैपिटल खर्चा दे रहा था।
फिर आपको ज्योग्राफिकल देना विद इन इंडिया आउटसाइड, उसमें टोटल की वैल्यूज टोटल से उठा के डाल दो, जो उसने दिया आउटसाइड इंडिया विद इन इंडिया वो दिखा दो, बाकी दूसरी आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी इसमें 3 चीज दिखाते हैं, एसेट्स, रेवेन्यू और कैपिटल खर्चा, ठीक है ना। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन बेटा जो पेपर में आया था फॉर 8 मार्क्स, फॉर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कितने का, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो ये भी देख लेते हैं। हेमंत लिमिटेड की बेटा 3 सेगमेंट्स है, HMD, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इस साल की 31 मार्च 23 की, तो 3 सेगमेंट्स है HMD और एक HO का भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, पर वो लास्ट में थोड़ा सही है, ठीक है ना, क्योंकि HO इज नॉट अर्निंग द रेवेन्यू और ये वो उनके नहीं है ना, उनके तो सिर्फ एसेट्स वगैरह है, एसेट लायबिलिटीज वगैरह दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है 108 के हिसाब से। सबसे पहले सेल्स 2M 2D, अब ये जो आपस में दी, M को दी, D को दी, ये क्या होगी, इंटर सेगमेंट होगी, और जो बाकी सेल्स है वो एक्सटर्नल होगी, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है, आप बाहर भी बेच रहे हो, विद इन इंडिया भी दे रहे हो, तो आपकी इंटर सेगमेंट भी आएगी यहाँ। तो रेवेन्यू में अब इंटर सेगमेंट दे रहा है तो वो भी आ गई ना, वो इंडिविजुअल रेवेन्यू का तो पार्ट है, इंडिविजुअल रेवेन्यू का तो पार्ट है, तो इंटर सेगमेंट सेल्स आ गई। तो आपने क्या करना है, इंटर सेगमेंट में ये H की है, ये M की है, ठीक है ना, तो 500 और 5 जिसकी है जो सी, ठीक है ना। फिर अदर आपके पास एक्सटर्नल सेल आ गई, जिसमें कि डोमेस्टिक है 10 है, ये इसकी 10 है, फिर एक्सपोर्ट दे रखी है, तीनों की है, तीनों एक्सपोर्ट करते हैं, तीनों के आगे एक्सपोर्ट, टोटल में डालते जा रहा हूँ। फिर आपकी टोटल एक्सटर्नल सेल आ गई और टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू मतलब इंटर सेगमेंट भी और एक्सटर्नल भी, ये टोटल आ गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्या ये जो टोटल रेवेन्यू है, बस ये सोच के बताना, इंडिविजुअल रेवेन्यू में इंटर सेगमेंट और एक्सटर्नल दोनों आता है, पर ये जो टोटल अब रेवेन्यू बना, क्या ये रेवेन्यू की वैल्यू आपकी पीएनएल के रेवेन्यू की वैल्यू से मैच करेगी कि नहीं करेगी, सोच के आंसर दो। सर नहीं करेगी सर, वहां पे तो एलिमिनेट हो जाती है इंटर कंपनी, मतलब आपस की सेगमेंट्स की थोड़ा ना दिखाओगे, तो वहां तो इंटर सेगमेंट कैंसिल हो जाएगा ना, वो तो एज अ एंटिटी एक बन रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेगमेंट का है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंटर सेगमेंट को फिर माइनस करके भी दिखा देना। तो इंटर सेगमेंट एक बार ऐड हो रही है ताकि उस सेगमेंट के रेवेन्यू जान सके, फिर हम माइनस करते हैं ताकि हम एज अ एंटिटी के जानने के लिए, तो हम सिर्फ एक्सटर्नल तक पहुंचते हैं। तो मैंने लॉजिक आपको बताना था, ये वैल्यू हमारे पीएल की सेल के साथ मैच कर जाएगी, ठीक है ना। फिर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट दे रखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 35 और -8, तो लिख दो 35 -8, ठीक है। फिर रीएलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम HO, जैसे जैसे जरा 422 तो वो डाल दो, रीएलोकेटेड कॉस्ट मतलब खर्चा है 422, ठीक है ना। फिर एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी दे रखी है 231, ये भी खर्चा है 231 इंटरेस्ट कॉस्ट, तब करेंगे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा ये लास्ट में, मतलब इंडिविजुअल दे रखी वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू डाल दी मैंने, आ जाएगा। हो सकता है वो इन टोटलिटी देता, मैं टोटलिटी में डाल सकता हूँ, हो सकता है मुझे इंडिविजुअल में दे दिया तो वो आपका डलेगा, ठीक है ना, वो आपका डल जाएगा। उसके बाद तो एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं ना। फिर आगे आपके पास बेटा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इसमें एसेट्स आ गए, एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, देखो फिक्स एसेट दे रखे हैं, नेट करंट एसेट दे रखे हैं, तो ये वैल्यूज डाल दीजिए। अब इसमें HO वाली वैल्यूज भी दे रखे हैं तो वो भी डल जाएगा, तो ये आपके पास चारों का करके आ गया, नेट करंट एसेट भी आ गए चारों के, और ये टोटल एसेट्स हो गए। यहाँ पे एसेट्स कोई अलग से अनएलोकेटेड और नहीं बोला, HO का कॉलम तो HO कॉलम ने अलग से बना दिया। लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिखा रहा है, तो 2, 1, 2, 12 करके जो भी आ रही है वैल्यू, वो वैल्यू आ जाएगी, लॉन्ग टर्म दे रहा है। देखो यहाँ पता है एक छोटी सी बताऊँ, छोटा सा फ्लॉ जो क्वेश्चन में वो ये है, यहाँ ना करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी, पता है क्यों, होगी तो जरूर यहाँ, क्योंकि ना वो नेट करंट एसेट करके लिख दिया। अब नेट मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वो नेट करके इधर का हमें इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा। लॉजिकली क्या है, एसेट्स में सिर्फ फिक्स एसेट और करंट एसेट्स आएंगे, जो करंट लायबिलिटीज है वो तो आपकी लायबिलिटीज में ही आएगा ना, लॉन्ग टर्म प्लस करंट करके आएगा ना, पर वो दे नहीं रहा, हम विवश, हम जैसे दे रहा वैसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। फिर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस इन टोटलिटी दे रखा है 40 लाख और 12 लाख करके, तो वो हमारे पास आ जाएगा 40 और 12, क्योंकि लैक्स है, और टोटल आ जाएगा। अभी ICA ने क्या क्या, एक क्वेश्चन में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस हमें दिखाना है, यहाँ दिखाया नहीं है, तो मैंने वो लिखा हुआ है, दिखा देना है, उसमें को वो दे रहा है तो आपके पास दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आता है ज्योग्राफिकल वाला, जिसमें 3 चीजें बतानी है, रेवेन्यू, एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे अब कुछ 2 चीजें तो मिसिंग थी, डेप्शन और कैपिटल खर्चा, वो दिया नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता ना। डेप्शन और कैपिटल खर्चा जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था, वो दिया नहीं है इन सेगमेंट्स का, तो हम दिखा नहीं सकते। जो देगा इन्फॉर्मेशन वही, रेवेन्यू हमेशा देगा, रिजल्ट के बारे में बताएगा, एसेट लायबिलिटी दे देगा, वो दिखा दिया। डेप्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन ने नहीं दिया तो हमने नहीं दिखाया, ओके। अब आता है ज्योग्राफिकल, जिसमें 3 चीजें, रेवेन्यू, एसेट, कैपिटल खर्चा। कैपिटल खर्चा तो दिया ही नहीं तो आ नहीं सकता। रेवेन्यू में क्या करना है, सबसे पहले आपने टोटल वाला डाल देना, 900 है जो एक्सटर्नल वाला, टोटल जो आपका है वो डल जाएगा यहाँ टोटल कॉलम में। उसमें से अब देखो विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कैसे, सर यहाँ तो आसान था, यहाँ तो आसान था, यहाँ से नीचे अलग से नहीं लिखा पिछले क्वेश्चन, भाई यहाँ दे तो दिया डोमेस्टिक इतना है, एक्सपोर्ट इतना है,
डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, एक्सपोर्ट मतलब आउटसाइड इंडिया। तो लोड क्या है बता तो दिया, ये डोमेस्टिक इज 10, एक्सपोर्ट इज 890, तो बात तो क्या 10 और 890, ठीक है ना। ऐसे ही एसेट्स, एसेट्स टोटल कितने हैं 69, टोटल कितने हैं 69, तो 600। अब इसने बताया नहीं इसमें से विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो हमने अपने पास विद इन इंडिया में डाल दिया, वो एजम्पशन ले ली। आप आउटसाइड इंडिया भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्प्लिट तो कर ही नहीं सकते। आईसीआई ने अगेन ये वाली दो चीज़ें दिखाई नहीं थी, पर वो आती है, मतलब एसेट्स और कैपिटल खर्चा। कैपिटल खर्चा तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो दिखाई नहीं सकते, पर लिख के छोड़ दिया नॉट गिवन, तो कैन नॉट बी डिस्क्लोज। पर एसेट्स वाला आपके पास आना चाहिए, और फिर वो असम्पशन है विद इन इंडिया क्या आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया क्या आउटसाइड इंडिया। अगर आप देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में भी ये बनाया हुआ बेटा, तो आपको क्या करना होता है, रेवेन्यू आपके पास आ रही है, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना लंबे वाला, उसके हिसाब से बनाए। रेवेन्यू ग्रॉस आपके आ गई, जीएसटी माइनस हो गया, नेट आ गया, अदर ऑपरेटिंग इनकम करके टोटल रेवेन्यू आ गया। इंटर सेगमेंट दिया तो वो भी आएगा, पहले एक बार ऐड होगा, लास्ट में दोबारा माइनस कर देंगे। फिर रिजल्ट आ गया, प्रॉफिट लॉस, अनएलोकेटेड कोई इनकम, नेट ऑफ खर्चे वगैरह वो आ जाएगी। फिर इंटरेस्ट का खर्चा है, एक्सेप्शनल आइटम्स है, टैक्स एक्सपेंस वगैरह खर्चा, वो सब करा करा के आ जाएगा जैसे दे रहा है वो। फिर एसेट्स आ गए, अनएलोकेटेड वगैरह कोई चीज़ है वो आ जाएगी। इक्विटी लायबिलिटीज़ है, इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ आ गई, फिर अनएलोकेटेड शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आ गया, टोटल इक्विटी लायबिलिटीज़ आ गई। अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्शन और कैपिटल खर्चा आ गया, और जोग्राफिकल में रेवेन्यू आ गया, एसेट्स आ गया, कैपिटल खर्चा आ गया, विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। एक्चुअली में जो पिछले वाला डिटेल लंबा वाला क्वेश्चन था 16 नंबर का है, मैंने उसके हिसाब से बना दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कस्टमाइजेशन थी इन टर्म्स ऑफ लाइक आपके पास में इंटर सेगमेंट कर दी, वो देगा तो वो भी दिखा देंगे। एक बार ऐड करेंगे फिर माइनस कर देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार ऐड करेंगे फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हाथ से जरूर करके देख लेना, और बाकी वो टेस्ट वाले थे। एक क्वेश्चन और है बेटा जनरल सा, ये क्वेश्चन बन सकता है 3 से 4 नंबर का, तो मैंने कहा कि चलो ये क्वेश्चन भी छुड़वाते नहीं है। ध्यान से पढ़ना, हमारा सारा कॉन्सेप्ट किस पे था, ऑपरेटिंग सेगमेंट का। सर जो सीओडीएम रिव्यू कर रहे हैं हिसाब से, वहीं से स्टार्टिंग हुई थी बात, तो उसी को लेके एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है। कहते हैं एंटिटी यूज करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंट्रीज एंड सीओजीएस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कहता हम अपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट पीएल, वहां पे हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हैं इन्वेंट्री का, बट जो रिपोर्ट्स चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को दी जाती है वहां वो फीफो फॉलो करते हैं, परफॉर्मेंस वैल्यू। मतलब सीओडीएम जब अपना रिव्यू करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां पे वो फीफो के हिसाब से रिव्यू करता है, बट जब हम ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वहां वेटेड एवरेज लगाते हैं। कहते हैं बताओ कॉस्ट फॉर्मूला जो हम इंड एस 108 के डिस्क्लोजर के लिए करेंगे, तो बेटा सारी गेम कहाँ से आ रही थी सर, सीओडीएम के साथ। सीओडीएम जिस हिसाब से रिव्यू करता है उसी हिसाब से हमने अपने पास में डिस्क्लोजर देना ना 108 का। तो इस केस में हम अपने डिस्क्लोजर के लिए 108 का जब सेगमेंट रिपोर्टिंग का ये डिस्क्लोजर दिखाएंगे तो फीफो के हिसाब से दिखाएंगे, पर सर बैलेंस शीट की वैल्यू के साथ तो मैच नहीं करेगा, वहां तो वेटेड एवरेज है, तो उसकी छोटी सी रिकंसिलेशन दिखा देनी है अलग से। रीकन से आप ये नहीं बोलेंगे कि सीओडीएम पूरे साल तो रिव्यू कर रहा है फीफो से, ईयर एंड पे फिर हम सेगमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी हमने रिपोर्टिंग बनानी है उसके लिए हम वेटेड एवरेज लेंगे, नहीं, फीफो के हिसाब से करेंगे क्योंकि वो उसके हिसाब से रिव्यू कर रहे हैं, एक छोटी सी रिकंसिलेशन अलग से दिखा देंगे। तो एंटिटी शुड यूज फीफो फॉर इंड एस 108 डिस्क्लोजर, ठीक है ना, वेयर सीओडीएम मेक्स यूज ओनली वन मेजर ऑफ सेगमेंट एसेट एंड सेम मेजर शुड बी यूज टू रिपोर्ट द सेगमेंट। जिस मेजर को वो यूज करता है उसी मेजर के हिसाब से हमने चलना है, जिस मेजर पर यूज कर रहा है उसी के हिसाब से करना है। हाउएवर रिकंसिलेशन जो है रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको अलग से हम रिकंसाइल कर देंगे, रिकंसिलेशन दिखा देंगे ना, जो हमारा सेगमेंट रिजल्ट आएगा क्योंकि वो फीफो से है, बैलेंस शीट पीएल जो बनी है वो ऑब्वियसली आपका वेटेड एवरेज से बनी है, तो उसकी एक रिकंसिलेशन दिखा देंगे इन द सेगमेंट। देखो ऐसा होता नहीं है जनरली, मतलब व्हेन यू गो टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, पर हो सकता है, अगर होता है तो बात वही कह रहे हैं कि सीओडीएम ही रिव्यू कर रहे हैं ना पूरे साल, उसी के बेसिस से हम ये पूरा स्टैंडर्ड ड्राइव करके लाए हैं, तो उसके हिसाब से 108 का डिस्क्लोजर बनेगा, ठीक है ना, जो उसने मेथड्स वगैरह फॉलो करे, ठीक है ना। इसके साथ में बेटा इसकी आपकी स्टैंडर्ड की रिवीजन हो जाती है पूरी की पूरी कंप्लीट। मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन, इवन मल्टीपल क्वेश्चन एग्जांपल सब करा दिए, और कुछ नहीं करने की जरूरत है स्टैंडर्ड में आपको। हाँ, जो भी नोट्स वगैरह है बेटा, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, ये जो रिवीजन सीरीज आपके लिए आई हुई भी है रिवीजन वीडियोस, कि इसके वीडियो के नीचे बेटा आप लोगों को एक आपके पास में क्या है, टेलीग्राम का लिंक आपके पास गिवन है, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। वहीं पर मैं बेटा आप लोगों को ये जो नोट्स है जो मैंने आपके पास दिखाए कॉन्सेप्ट नोट्स, और जो आपके जो मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व है वो सारे वहाँ पे डले हुए, फाइल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, तो घबराइए मत, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर दी नोट्स पर्पस। होपफुली आपकी रिवीजन अच्छे से इस टाइम की होगी और आप लोगों को मजा आ रहा होगा अपनी रिवीजन करते हुए। एंड आप बच्चे अपने विश्वास रखे बेटा, अपनी बढ़िया तरीके से मेहनत करते चलो, ठीक है ना, हम लोग अपने सी एग्जाम्स के अंदर में क्लियर करके दिखाएंगे, ठीक है ना। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।